हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने कोविड के दौरान देखा होगा कि जो वायरस इंसानों तक आया था वो किसी दूसरे जानवर से आया था, किसी दूसरे पक्षी थे उनसे आया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो वायरस होते हैं इंसान भी फैलाते हैं? इंसान भी क्या करते हैं, अपने शरीर से जानवरों को वायरस देते हैं, जिसकी वजह से जानवर बीमार हो सकते हैं, मर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही यहाँ पे हुआ है। शोध में ये पता चला है कि सिर्फ जानवर ही नहीं हैं जो कि वायरस हमें देते हैं, बल्कि एक इंसान भी जानवरों को वायरस देता है और जानवरों की भी उससे मौत होती है, जानवर भी खत्म होते हैं। यहाँ पे अगर हम दोस्तों देखें, ये हेडलाइन आप देख के समझेंगे, जानवरों से नहीं इंसानों से जानवरों में फैले दुगने वायरस, अगला खतरा इस बीमारी का, नई स्टडी में हैरान करने वाला खुलासा। अब यहाँ पे दोस्तों समझने वाली बात ये है कि जो वायरस फैले हैं, जैसे यहाँ पे बात हो रही है दुगना स्पीड से वायरस जो फैले थे, वो अभी की बात नहीं हो रही है। आपको पता है आज से कई साल पहले, ठीक है, हजारों लाखों साल पहले इंसान एक तरीके से जानवर के ही फॉर्म में हुआ करते थे। सिर्फ कुछ हजार साल पहले से ही जो इंसान हैं उन्होंने अपना समाज बनाया, एक तरीके से नए तरीके से रहते हैं, जानवरों से काफ़ी अलग हो गए और उनमें काफ़ी विकास हुआ। लेकिन जब वो विकास की स्थिति में थे तो उस दौरान क्या हुआ कि वो जानवरों की ही तरह थे और इस वजह से जो इनकी बॉडी थी उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा वायरस फैलाया। जानवरों से ज़्यादा वायरस इसलिए फैलाया क्योंकि जो स्तनधारी जीव थे, या जिनके हम कहें रीढ़ की हड्डियां होती हैं, ऐसे जो जीव थे वो क्या कर रहे थे, बहुत तेज़ी से वायरस को ट्रांसमिट कर रहे थे एक दूसरे के साथ, और उसमें सबसे ज़्यादा जो ट्रांसमिशन हुआ वो इंसानों के द्वारा हुआ। और हम ये भी कह सकते हैं ये जो वायरस फैले थे, जो जीवाणु, जो बैक्टीरिया थे जो फैले थे, वही जानवरों से हम तक आए, क्योंकि वहाँ पे वो क्या हुए, एवोल्यूट होने लगे, विकास करने लगे, अपना फॉर्म चेंज करने लगे, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गए और फिर वो इंसानों तक आने लगे। तो दोस्तों थोड़ा सा डाटा समझ लेते हैं तो आपको समझ में आएगा आखिर ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि जब कोविड-19 आया था तो बहुत सारी मतलब उस पर आकलन किया जा रहा था, चाइना ने फैलाया है, सांप से आया है, वो आया है। लेकिन अभी तक जो ये माना जाता है, जो नॉर्मली लोग मानते हैं कि वो चमगादड़ से ही आया था। ठीक है, चमगादड़ बहुत खतरनाक वायरस दोस्तों पैदा करते हैं, तो इनसे थोड़ा बच के रहिए। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हुआ क्या है कि 1.2 CR, ठीक है, वायरस जीनोम डाटा पे क्या किया गया है, अध्ययन किया गया है। मतलब कि ऐसे जेनेटिक डाटा थे जो कि मतलब काफ़ी हद तक बीमार थे, ठीक है, उन सभी डाटा को लिया गया, ठीक है, उन सभी जीन को लिया गया, ठीक है, और उन पे अध्ययन किया गया। दोस्तों हम आगे भी समझेंगे कैसे जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो कैसे इन पे काम करता है, और उन्हीं की वजह से ये सारे जो अध्ययन हैं आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए तो लगभग 3000 मामले ऐसे थे, ठीक है, जिसमें ये देखा गया कि लगभग 80% जो ट्रांसमिशन हुआ है वो किससे हुआ है, एनिमल टू ह्यूमन में हुआ है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये देखा जा रहा है कि 21% जो ट्रांसमिशन हुआ है वो किससे हुआ है, ह्यूमन टू एनिमल में हुआ है। यहाँ पे अगर एनिमल टू ह्यूमन, और यहाँ पे हम दोस्तों बात करें कि ह्यूमन टू एनिमल। अब यहाँ पे दोस्तों 2 प्रोसेस होते हैं, इस प्रोसेस को समझेंगे और फिर यहाँ पे हम कुछ और समझेंगे। यहाँ पे जो दोस्तों जो पहला प्रोसेस है उसका नाम है एंथ्रोपोनोसिस करके है। इसमें क्या होता है कि जो वायरस फैलते हैं इंसानों से जानवरों में फैलते हैं, और जो दूसरा प्रोसेस है जिसे साइंस की भाषा में हम कहते हैं जूनोसिस, ठीक है, इसमें क्या होता है कि एनिमल से जो वायरस होते हैं वो इंसानों में फैलते हैं। अब यहाँ पे अगर दोस्तों डाटा देखें कि अभी तक जितने वायरस फैले थे वो कितना था, जो इंसानों से फैला है वो लगभग 76 से 74% के आसपास था, और यहाँ पे डाटा कम था। ठीक है, यानी कि अगर हम ये ऑल टाइम की बात करें कि कितना वायरस जो ट्रांसमिट हुआ है, तो इसका मतलब इंसानों ने अगर देखा जाए तो इंसानों ने सबसे ज़्यादा जो वायरस था वो पूरा यहाँ पे फैलाया था, बल्कि जानवरों ने कम फैलाया। हालांकि आपके टाइम में अगर हम देखें तो जानवर हैं वो ज़्यादा संक्रमित हैं, वो ज़्यादा तेज़ी से फैला रहे हैं, लेकिन पहले इंसानों ने ज़्यादा किया था। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था दोस्तों क्योंकि तकनीकी विकास, मेडिसिन का विकास बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, और जब तक ये नहीं हुआ था तब तक हमारी जो बॉडी थी लगभग एनिमल बॉडी जैसी ही थी, वैसी ही कार्य करती थी। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें तो ये कहाँ पे ये छपा है, ये छपा है नेचर इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन। देखिए नेचर एक जर्नल है, उसी के अंदर इसका ये पार्ट है, ठीक है, जिसका नाम है नेचर इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन, और इसी के अंदर ये छपा है। ये किसके द्वारा रिसर्च किया गया है? ये रिसर्च किया गया दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज लंदन। ठीक है, यहाँ पे जो कम्युनिटी थी इनके द्वारा रिसर्च किया गया है। अब इन्होंने अगला दावा क्या किया है? इन्होंने अगला दावा ये किया है दोस्तों कि आने वाले वक्त में क्या होगा, ठीक है, जो बर्ड फ्लू बोलते हैं हम जिसको, ठीक है, वो काफ़ी तेज़ी से फैलेगा, और उस वायरस का नाम है H5N1। ये क्यों फैलेगा दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, ये जो
संगठन होती है, जो वैज्ञानिक होते हैं, ये लगातार जानवरों को लेकर उसमें शोध करते रहते हैं। यानी कि जिस एरिया में जानवर रहते हैं उनके अंदर कितने वायरस हैं, किस टाइप के वायरस हैं, उन पर लगातार शोध किया जाता है। क्यों किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है ताकि इन्हें पता चले कि जो नए टाइप के वायरस आ रहे हैं वो कैसे हैं, वो कितने खतरनाक हैं और वो कितनी तेज़ी से फैल रहे हैं। जब वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया तो उन्होंने ये बताया कि ये जो वायरस है, ये जो बर्ड हैं, ठीक है, इनके बीच में फैल रहे हैं, लेकिन कहाँ पे? ये जंगल के जो बर्ड हैं इनके अंदर बहुत तेज़ी से ये विकसित हो रहे हैं और बहुत तेज़ी से ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म ले रहे हैं, ठीक है। और इसी वजह से जब ये इंसानों के पास आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होंगे। अगर दोस्तों कोविड-19 की बात करें, जो वायरस था वो ऐसा नहीं था वो पहली बार खोजा गया था, वो साल 2000 में भी आया था, लेकिन वो इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं था। लेकिन जब ये 2019 में आया तो इसने अपने फॉर्म को काफ़ी कॉम्प्लेक्स कर लिया था, काफ़ी जटिल था ये, जिसकी वजह से ये इंसानों के शरीर में आने के बाद इसने बहुत सारे खतरे पैदा किए। आपने इसका रूप देखा ही होगा। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर रिसर्च कैसे होता है, कैसे ये जो जीन पे ये काम करते हैं, इसको भी हम समझेंगे। दोस्तों एग्जाम्पल लेते हैं, एक पेड़, मान लीजिए चने का एक पेड़ है। आप क्या करते हैं, एक बीज ज़मीन के अंदर बोते हैं। मान लीजिए कि वो जो बीज है क्या है, आपका एक तरीके से जीन है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो पेड़ बनाएगा। पेड़ जो बन रहा है वो समझ लीजिए कि क्या है, एक तरीके से वो प्रोसेस है। पेड़ का बनना, पेड़ का उगना अपने आप में एक प्रोसेस है। लेकिन होता क्या है, कुछ टाइम के बाद वही जो प्रोसेस है नए जो बीजों को जन्म देता है, नए दानों को जन्म देता है। और वो जो दाने होते हैं कैसे होते हैं, लगभग एकदम उसी दाने जैसे होते हैं जिसे ज़मीन में बोया गया था, ठीक है। आप ये समझ सकते हैं। और सेम काम जीन का होता है, जो क्या करता है, एक तरीके से हमें वैसे सेल प्रदान करता है जैसे वो पहला था। यानी कि आपको पता है एक सेल क्या करता है, मल्टीपल सेल जो जीन होता है इसका मेन काम यही होता है, जो प्रोटीन होते हैं इनका मेन काम यही होता है। ये क्या करते हैं, कुछ प्रोसेस से क्या करते हैं, नए तरीके से सेल बनाते हैं। तो जो सेल का बनना होता है वो किस पे डिपेंड होता है, उसका आकार और साइज वो डिपेंड होता है जीन पे, ठीक है। अभी जीन को भी समझेंगे, ठीक है। तो ये जो जीन होते हैं दोस्तों, ये क्या करते हैं, एक तरीके से इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं और एक इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, दूसरे सेल के अंदर लेके जाते हैं, ठीक है। यही होता है। और इसी वजह से जैसा जीन होगा वैसी ही बॉडी बनके तैयार होगी, वैसा ही स्ट्रक्चर बनके तैयार होगा। जैसा कि हमने उस बीज के अंदर देखा कि जैसा बीज था उसने वैसे ही बीज पैदा किए। अगर आपने आम का बीज बोया है तो चने का बीज तो नहीं निकलेगा आम का ही। तो यहाँ पे सेम एग्जाम्पल यहाँ पे है। अब दोस्तों अगर हम बात करें ये कहाँ पे होते हैं, आपको पता है दोस्तों हमारे सेल के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोजोम होते हैं, जो कि 23 के पेयर में होते हैं। उसी में आप देखेंगे एक सेक्स क्रोमोजोम भी होता है, जिसके बारे में हमने चर्चा भी की थी। तो उसी के अंदर ये होते हैं। ये किस फॉर्म में होते हैं, ये एक तरीके से सीढ़ी के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, सीढ़ी के फॉर्म में होते हैं और ये प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। और यही प्रोटीन्स क्या करते हैं, दूसरे प्रोटीन को बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, सेल बनते हैं। तो इनका मेन काम यही होता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपने देखा होगा अभी जैसे मैंने बात की थी जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में, तो जीनोम प्रोजेक्ट पे कैसे आखिर ये रिसर्च होता है उसको समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि जो जीनोम प्रोजेक्ट था वो इसीलिए हुआ क्योंकि जब वैज्ञानिकों को जीन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता था, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर कितना जीन है, किस टाइप के जीन हैं, उनका काम क्या क्या है, इसके बारे में भी हमें नहीं पता था। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि हमारे पास करोड़ों जीन थे, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक मान्यता थी, उन्हें पूरी समझ इसकी नहीं थी। और दूसरा कारण क्या था, दूसरा कारण ये था दोस्तों कि जो हमारे अंदर जीन होते हैं जब कभी कभी वो क्या करते हैं, अपने आगे के जो सेल होते हैं उनको बढ़ाते हैं, ठीक है, जो प्रोटीन्स होते हैं, क्रोमोसोम जो इसको कैरी करते हैं, आगे चल के क्या होता है, कभी कभी इसमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है। कुछ डिफेक्ट के कारण आप ऐसे कल्पना करिए कि मान लीजिए आपने चने का बीज बोया ज़मीन के अंदर, ठीक है, अब प्रोसेस तैयार हो रहा है लेकिन उसको खाद पानी सही से नहीं मिला, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो आप देखेंगे जो दाने होते हैं काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसी दौरान जैसे इस प्रोसेस में भी क्या होता है, जब सेल बनना शुरू होते हैं तो कभी कभी क्या होते हैं, वो पूरी तरीके से कॉपी नहीं हो पाते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि इसमें बहुत सारे म्यूटेशन आते हैं और बहुत सारी बीमारियाँ पैदा होने लगती हैं। पहली समस्या ये थी। दूसरी समस्या क्या थी, दूसरी समस्या ये थी कि कुछ जीन जैसे किसी के पिता हैं उनको अगर कैंसर है तो इसकी बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि आने वाला जो पीढ़ी है उसके अंदर भी कैंसर होने की संभावना है, क्योंकि उसके जो सेल हैं उसके अंदर ऐसे जेनेटिक्स हैं, ठीक है, लक्षण हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी कि जो पुराने लोग थे उनके अंदर जो सेल था, जो जीन था, उसके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर थे जिसकी वजह से कैंसर हो सकता था। और तीसरी जो सबसे बड़ी वजह थी वो यह थी कि आखिर कितने टाइप के जीन होते हैं और उन जीन का काम क्या होता है, क्योंकि अगर हम जीन को समझ लें तो हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों अगर आज हम देखें तो जैसे आप
कभी कभार अब ये न्यूज़ सुनते होंगे कि आपको कैसा बच्चा चाहिए, आप बता दीजिए, हम वैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कर देंगे, चीज़ें सही हो जाएंगी। जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, यानी कि वो सारे जो बीमारियां होने वाली हैं वो कट आउट हो जाएंगे। यानी कि आप ये समझिए कि जो जीन है, जो सीढ़ी की तरह है, यहाँ से कुछ प्रोटीन्स को हम क्या करते हैं, कट करके हटा देंगे। तो क्या होगा, अब जो जीन बनेगा, अब जो बॉडी स्ट्रक्चर बनेगा, जैसा हम चाहते हैं वैसा बनेगा। यानी कि जिस पार्ट को हमने हटा दिया है वो पार्ट, वो बीमारी कभी नहीं आएगी। ठीक है। और इन्हीं सब को देखते हुए जो जीनोम प्रोजेक्ट है शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1990 में ये शुरू किया गया था। ये एक तरीके से इंटरनेशनल प्रोजेक्ट हम कह सकते हैं। जैसे लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है जिसमें बहुत सारे देश शामिल हैं, वैसे जीनोम प्रोजेक्ट में भी हम कह सकते हैं कि ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। इसमें काफ़ी सारे देश शामिल हैं जिसमें इस पर काम करते हैं। अब इनका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य दोस्तों इनका सबसे पहले ये था कि हमें उन सारे जीन के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है जो कि अलग अलग है, जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। क्यों? ताकि हम क्या करें, उनका यूज कर सकें, उनको अपने हिसाब से हम क्या करें, एक तरीके मेडिसिन फॉर्म में हम बदल सकें और इलाज कर सकें और आने वाले खतरों से हम बच सकें। तीसरा उद्देश्य ये था कि हम ऐसे टूल तैयार करें, ऐसे मैकेनिज्म तैयार करें, या हम ऐसे कह सकते हैं ऐसी तकनीक तैयार करें जिसकी वजह से क्या हो कि हम इन जो जीन थेरेपी हैं, जो जीन मेडिसिन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ये जो आने वाले वक्त में हम इसका यूज करके वो सारे काम हम कर सकें। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, जीन क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, सेल के अंदर होते हैं, इन पर काम करना अपने आप में बहुत मुश्किल होता है। तो हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा तकनीक की ज़रूरत होती है और ये उद्देश्य इसका था। और जो करोड़ों जीन है उसके बारे में हमें जानकारी इकट्ठा करना ही था। और ये कब पूरा होता है? 1990 में ये शुरू होता है और लगभग 10 साल के अंदर ये माना जाता है कि लगभग ये काम पूरा हो गया था। और उसी की बदौलत है दोस्तों जो आज हम रिसर्च करते हैं, जो आज हम वैक्सीन इतनी जल्दी बना लेते हैं, उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि हमें वायरस के जीन के, जो वायरस है उसके जीन के बारे में जानकारी होती है, वो सारा डेटा हमारे पास होता है। कौन से वायरस फैल रहे हैं उसके बारे में हमें जानकारी होती है और कौन से वायरस आने वाले हैं उसके बारे में भी हमें जानकारी होती है। जैसे अभी हमने बर्ड फ्लू के बारे में देखा। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें। और जैसा कि मैंने बताया, हमारा फ्लो का कोर्स है, तो स्टडी ग्लो ऐप पे जाके उसे आप ज़रूर अवेल करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।